लॉर्ड कर्जन। जॉर्ज नैथानियल कर्जन का जन्म इंग्लैंड के कैडिलस्टन नामक स्थान पर 1859 में हुआ था। उनके पिता का नाम बैरन स्कार्सडेल था। उसने शिक्षा ऑक्सफोर्ड, ईटन और बैलियली में प्राप्त की। भारत में वायसराय का पद संभालने से पूर्व कई उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुका था। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में उसने 1886 में प्रवेश किया। 1882 से 1895 के अंतराल में उसे विश्व के कई महत्वपूर्ण देशों अफगानिस्तान, फारस, टर्की, चीन और जापान को जाने का अवसर मिला। लॉर्ड सेलिसबरी की सरकार में वह उपमंत्री, भारत उप सचिव के पदों पर कार्य कर चुका था। वायसराय का पद संभालने से पूर्व भारत में 3 बार आ चुका था। अतः स्पष्ट है कि वायसराय बनने से पूर्व भारत की समस्याओं और राजनीतिक अवस्थाओं से भलीभांति परिचित था। इसीलिए उसके प्रशासनिक अनुभव के संदर्भ में पी. रॉबर्ट्स, भारत में किसी अन्य वायसराय को अपना पद संभालने से पूर्व भारत की समस्याओं का इतना अधिक ज्ञान नहीं था जितना कि लॉर्ड कर्जन को। तो पी. रॉबर्ट्स ने बोला है कि वायसराय का पद संभालने से जितना कर्जन को ज्ञान था उतना किसी को भी ज्ञान नहीं था। अपना पद संभालने पर उन्होंने एक भाषण में कहा था कि मैं भारत को, इसके लोगों को, इसके इतिहास को, इसकी सरकार को, इसकी सभ्यता के रहस्य को और इसके जीवन को प्यार करता हूँ। इस भाषण से ऐसा आभास हुआ था कि वह भी लॉर्ड रिपन की भांति भारतवासियों का भला करेगा, परंतु भारत में से विदा होने पर अपने पूर्वजों में सर्वाधिक अलोकप्रिय गवर्नर जनरल पुकारा गया। अतः अपयश का भाजन बनकर भारत से गया। 1885 तक भारत में आए गवर्नर जनरलों की प्रशासनिक नीति व कार्यों का विश्लेषण करने पर यह पता चलता है कि सभी गवर्नर जनरल एक सी नीति आचरण करने वाले नहीं थे। उनकी कार्यप्रणाली अंतर का प्रमुख कारण इंग्लैंड के 2 राजनीतिक दलों के होना, मतलब इंग्लैंड में 2 राजनीतिक दल थे। गवर्नर जनरल आए, वो एक जैसे नीतियों का अनुसरण नहीं किया। 1869 से 80 तक यदि भारत में कंजर्वेटिव पार्टी के समर्थक गवर्नर जनरलों का जोर रहा, तो 1880 से 1889 तक अंतराल में उदार लिबरल दल का दबदबा रहा। लॉर्ड रिपन उदार विचारों का था। इस कारण उसकी नीति भारतवासियों के प्रति अपने पूर्वजों से सर्वथा परिवर्तित रही। परंतु लैंसडाउन तथा एल्गिन ने कार्यकालों में यह टोरी और लिबरल दलों का दृष्टिकोण धुंधला गया। डफरिन 1884 से 88 प्रभावहीन ढंग से सबको प्रसन्न करने का प्रयास करता रहा, परंतु लॉर्ड कर्जन कंजर्वेटिव पार्टी टोरी के अनुदारवादी विचारों की पूरी साफ थी, क्योंकि वह अनुदारवादी था। इंग्लैंड से रवाना होते समय कर्जन ने कहा था कि वायसराय के पद को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं, क्योंकि मैं भारतवर्ष, उसके निवासी, उसके इतिहास, उसके शासन, उसके जीवन तथा उसकी सभ्यता के मनोग्राही रहस्यों को प्रेम करता हूं। कर्जन के इन शब्दों से अनुभव हुआ कि वह भी भारतवासियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखा, परंतु उसके कार्यों से इस घोषणा के प्रति विपरीत कार्य किया उसने। और इसके मुख्य प्रशासनिक कार्य निम्न थे। तो सबसे पहले लॉर्ड कर्जन के प्रशासनिक सुधार। लॉर्ड कर्जन में सुधार करने की प्रबल इच्छा विद्यमान थी। उसकी यह सुधारवादी नीति उसके प्रत्येक कार्य में प्रतिबिंबित होती है, परंतु उसमें एक विशेषता थी कि वह जब किसी शासन व्यवस्था को हाथ में लेता था तो प्रथम उसकी जांच करने के लिए एक आयोग का गठन करता था। उसे अपने शासनकाल में निम्नलिखित सुधार किए। आर्थिक सुधार। चांदी के भाव गिर जाने से भारत की आर्थिक अवस्था शोचनीय बनी हुई थी, परंतु कर्जन ने ब्रिटिश मुद्रा को भारत में वैध घोषित कर दिया था। इंग्लैंड के 1 पाउंड की कीमत 15 रुपये निर्धारित कर दी। उसने अपने सुधार से कर्जन इंग्लैंड के कर्ज को चुकाने में सफल रहा। नमक कर में भी कमी करना। तो सबसे पहले आर्थिक सुधार किए। तो चांदी के भाव गिर जाने से भारत सरकार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। कर्जन ने ब्रिटिश मुद्रा को भारत में वैध घोषित कर दिया था। नमक कर में कमी करना। तो जब से ब्रिटिश सरकार ने नमक पर एक आधिपत्य स्थापित है, नमक की कीमत बढ़ती जा रही थी। कर्जन से पूर्व 1 मण नमक पर 2.5 रुपये टैक्स लिया जाता था। कर्जन ने उस टैक्स को 1/3 रुपया प्रति मण कर दिया। आर्थिक मामलों में विकेंद्रीकरण करना। लॉर्ड कर्जन ने वित्त मामलों में विकेंद्रीकरण की दृष्टि से प्रांतीय सरकारों को शिक्षा और कृषि विकास के लिए केंद्र से आर्थिक सहायता देना आरंभ किया। उनको 1 वर्ष के लिए बचत योजना का धन अपने पास रखने की अनुमति दे दी। चाय पर निर्यात कर लगा दिया गया। कर्जन ने अपने देश का आर्थिक हित सर्वोपरि समझते हुए भारत के औद्योगिक विकास की चिंता नहीं थी। हालांकि उस समय भारत का औद्योगिक विकास हो सकता था, परंतु कर्जन को सदा इंग्लैंड का एक उपनिवेश बनाए रखना चाहता था।
तो ये उसके शुरू के सुधार थे। आर्थिक सुधारों में चांदी के भाव गिर जाने से भारत की आर्थिक स्थिति सोचनी होगी, तो यहाँ पे एक पौंड की कीमत उसने निर्धारित कर दी और इससे इंग्लैंड अपने सारे कर्ज चुका दिए। नमक कर में कमी करना, उसने नमक कर में कमी कर दी। आर्थिक मामलों का विकेंद्रीकरण कर दिया। चाय पर निर्यात कर लगा दिया गया। फिर इसके बाद है पुलिस सुधार। तो पुलिस विभाग को उस समय भारत के प्रशासन पर एक कलंक समझा जाता है। अतः कर्जन ने आयोग द्वारा प्रस्तावित सिफारिशों पर इस विभाग में सुधार करना चाहा। वह अपने प्रशासन को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहता था। इसलिए 1905 में कर्जन ने इस बदनाम विभाग में कुछ सुधार लाने के आवश्यक प्रयास किए, परंतु उसे विशेष सफलता नहीं मिली। कृषि संबंधी सुधार। लॉर्ड एल्गिन के समय से भारत में अकाल पड़ रहे थे। लाखों आदमी उस अकाल की चपेट में आ रहे थे। सरकार के आलोचकों भारतीय नेताओं का कहना था कि देश में बार बार अकाल पड़ने के लिए प्रकृति कम और सरकार अधिक उत्तरदायी है। दूसरे शब्दों में सरकार पर आरोप लगाते कि ये लगान के रूप में रियायत का रक्त इतना चूस लेते कि सूखे की ताप को सहन करने में अक्षम प्रजा का रक्त इन कंकाल में परिणत हो जाता है। भारतीय नेताओं ने इस कथन में अतिशयोक्ति हो, परंतु यह कथन सर्वत्र निराधार नहीं है। 1900 में भारतीय नेताओं ने कर्जन को ज्ञापन देकर कुछ सुझाव भी प्रस्तावित किए, परंतु 1902 में कर्जन ने उनके आरोपों को खंडन कर दिया। अपनी पुष्टि में उसने तर्क दिया कि जितना पहले के 50 वर्षों में सरकार को लगान प्राप्त हुआ, उतना तो पिछले 7 वर्षों के मध्य प्रांत के सूखा राहत देने में खर्च हो गया। तो उतना तो पिछले साल सूखा राहत देने में खर्च हो गया। यदि सरकार से कम लगान भी वसूल किया होता तो प्रकृति के प्रकोप के कारण किसानों की दशा में कोई सुधार नहीं होता। प्रतिपक्षियों के उत्तर में कर्जन के तर्क भी पूर्णतः सत्य नहीं थे। तथ्य तो यह था कि भू राजस्व प्रशासन भी अन्य सरकारी विभाग की तरह एक यंत्र बनकर रह गया। भारतीय किसानों को वास्तविक आर्थिक स्थिति से स्वीकार नहीं था, मतलब उसे भारतीय किसानों की वास्तविक स्थिति से कोई सरोकार लेना देना नहीं था। लॉर्ड कर्जन ने उत्तर से संतुष्ट होकर अवकाश प्राप्त पोर अधिसेवकों से भारत में के तत्कालीन भारत सचिव जॉर्ज हैमिल्टन को एक याचिका प्रेषित की। याचिका प्रेषित करने वालों में 10 अंग्रेज, एक भारतीय थे। उन्होंने अपनी याचिका में लॉर्ड सेलिसबरी 1875 में प्रयुक्त शब्द का उद्धृत किया। सेलिसबरी ने कहा कि जहाँ तक संभव हो सके वह भारतीय वित्त व्यवस्था को इस प्रकार परिवर्तित किया जाए कि राष्ट्रीय राजस्व में किसान पर भार कम पड़े। देहातों में जहाँ पूंजी कम है अधिक राजस्व वसूल करना तथा शहरों में जहाँ पूंजी की प्रचुरता है कम राजस्व वसूल करना समृद्धिशील नीति नहीं है। इन आलोचनाओं का कुछ असर कर्जन पर पड़ा। उसने मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। उस आयोग की सिफारिशों में कर्जन ने निम्नलिखित सुधार किए। पंजाब भूमि स्वामी हस्तांतरण अधिनियम। पंजाब के गरीब किसानों की भूमि साहूकार ऋणदाता हड़पते जा रहे थे। कर्जन ने पंजाब के किसानों की भूमि की रक्षा के लिए 1900 में यह अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किया यदि कोई ऋणदाता किसी किसान के विरुद्ध न्यायालय से डिक्री प्राप्त करता है तो वह अपने पास गिरवी रखी जमीन को बेदखल नहीं कर सकता। उत्तराधिकार से प्राप्त जमीन को डिक्री को वसूली के लिए बेच नहीं सकते। इसलिए अधिनियम से कर्जन ने निश्चित रूप से पंजाब के किसानों को हित किया, वहाँ के साहूकारों का हित किया। 1902 में भूमि विज्ञप्ति के माध्यम से घोषणा की कि यदि किसी व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व की मात्रा अधिक निर्धारित हो गई तो उसे आय के अनुपात में कर निर्धारण के अनुसार ठीक कर दिया जाएगा। 1905 के स्थगन और मार्जिन प्रस्ताव द्वारा यह सिद्धांत लागू किया गया। लगान मौसम देखकर निर्धारित किया जाना चाहिए। कर्जन ने किसानों को आर्थिक राहत देने की दृष्टि से सहकारी उधार समितियां स्थापित की। इन किसानों को कम से कम ब्याज पर ऋण मिल सकता था। इन समितियों के अनुदारवाद नीतियों का प्रभाव होने के कारण किसानों को इनकी स्थापना से विशेष लाभ नहीं मिला। कृषि निरीक्षकों के कार्य को सक्रिय बनाने में तो केंद्रीय कृषि विभाग की स्थापना की गई। पूसा में अनुसंधान संस्था की स्थापना की गई। वह भूमि की उर्वरता के लिए शोध कार्य होने लगा। सिंचाई की व्यवस्था करके भी किसानों को दुर्भिक्ष प्रकोप में बचाने का प्रयास किया गया। 1903 में सिंचाई विभाग की स्थापना करके लॉर्ड कर्जन ने कई नहरों का निर्माण करवाया, परंतु नहरों के निर्माण के समय भूमि के चयन में किसानों का हित ध्यान में नहीं रखा गया। अकाल का समाधान करने हेतु रेल यातायात विकास पर भी जोर दिया। उसने कृषि बैंकों की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा। अकाल के समय मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था करना, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गई। इन सुधारों से अकाल पीड़ितों को राहत अवश्य मिली। महामारी ने लोगों का पीछा नहीं छोड़ा। सैनिक सुधार।
सेना को सुदृढ़ बनाने तो निम्नलिखित सुधार किए गए। लॉर्ड किचनर को प्रधान सेनापति बनाया गया। लॉर्ड किचनर के नेतृत्व में सेना के देसी रेजिमेंटों को नवीन विकसित हथियार बढ़िया तोप दी गई। अभी तक भारतीय सैनिकों को अविश्वास की दृष्टि देखा जाता था। इस कारण उन्हें घटिया किस्म की शस्त्र दिए जाते थे। तोप खाने पर तो अंग्रेजों का अधिकार था। स्पष्ट है कर्जन जैसे साम्राज्यवादी अनुवादी ने सेना में ये सुधार करने का दूरदर्शिता का परिचय दिया। रेलवे में सुधार, शिक्षा में सुधार, विश्वविद्यालय अधिनियम, कलकत्ता कोर्ट अधिनियम, न्याय के क्षेत्र में सुधार, स्मारक सुरक्षा कोष, प्रशासकीय सीक्रेसी अधिनियम, बंगाल विभाजन, बंगभंग की परिस्थितियाँ, बंगभंग की किचनर कर्जन संवाद और लॉर्ड कर्जन का मूल्यांकन। तो ये आपका लॉर्ड कर्जन के बारे में आपको बताया जाता है। उन्होंने क्या क्या सुधार किए। उन्होंने शिक्षा में सुधार किए। सैनिक सुधार में किया। लॉर्ड किचनर को प्रधान सेनापति बनाया गया। 1901 में राजसी एवं सामंती परिवारों के नवयुवकों का चयन करके इंपीरियल क्रेडिट कोर की स्थापना की गई। भारतीय सेना की सेवाओं का देश की प्रतिरक्षा अलावा अन्य देशों में भेजकर उपयोग किया जाने लगा। सैनिकों की भर्ती में गोरखों, सिखों, मोपलास आदि को प्रमुखता दी जाने लगी। युद्ध के समय सैनिकों को बाहर भेजने की व्यवस्था थी। सैनिक शिक्षा के लिए बनेटा में एक कॉलेज खोला गया। पेटा में एक कॉलेज खोला गया। 1903 में जल सेना रॉयल नेवी की स्थापना की गई। रेलवे में सुधार। लॉर्ड कर्जन ने भारत आने पर पूर्व भारत में रेलवे व्यवस्था तो स्थापित हो, परंतु दोहरी व्यवस्था थी। कुछ रेलवे लाइनों का प्रबंध निजी कंपनियों के अंतर्गत था, जबकि कुछ भारत सरकार के। इस व्यवस्था का ठीक से आकलन करने की दृष्टि में रॉबर्टसन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया। शिक्षा में सुधार। तो लॉर्ड कर्जन सुधारों में एक उत्साही वायसराय सिद्ध हुआ। उसने अपनी दृष्टि से भारत को तत्कालीन शिक्षा पर भी डाली। उस समय भारत में शिक्षा लॉर्ड मेकाले के प्रस्ताव 1854 के वुड के अनुसार चल रही थी। लॉर्ड कर्जन ने इस दिशा को अपूर्ण समझा और वह केवल कलरकों का ही सृजन कर सकती थी। शिक्षा को जहाँ तक संभव सरकार के अधीन रखा जाए, उस शिक्षा को सीमित रखा जाए, विश्वविद्यालय सरकारी नियंत्रण में लाया जाए। विश्वविद्यालय अधिनियम। जनवरी 1904 में कलकत्ता विश्वविद्यालय उप थॉमस रेले के अध्यक्ष एक समिति विश्वविद्यालय पुनर्गठन के उद्देश्य गठित की गई। कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम। लॉर्ड कर्जन द्वारा केंद्रीकरण करके अधिकारियों को लाल पिताशाही देखना शुरू किया गया। वो कलकत्ता कॉर्पोरेशन की व्यवस्था खत्म करना चाहता था। इस कारण 1899 से कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम की स्थापना की। न्याय के क्षेत्र में सुधार के, स्मारकों की सुरक्षा के, प्रशासकीय सीक्रेसी अधिनियम लाया गया। दिल्ली दरबार, बंगाल विभाजन, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। तो इस तरह से लॉर्ड कर्जन के मेन कार्य थे जो आपको अभी बताए